नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्टली सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा PYQ CGL एथेसिस CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 14 जुलाई की पेपर मॉर्निंग शिफ्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। एरर करेक्शन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। नीतू ने सुबह 10 बजे से मेरे इंतजार कर रही थी। नीतू सुबह 10 बजे से मेरे इंतजार कर रही थी। तो यहाँ नीतू क्या है? नीतू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। नीतू क्या है? थर्ड पर्सन। नीतू थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर पर उस थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद हैव नहीं होता है, क्या होता है? हैज बीन होता है। क्या होता है? हैज बीन होता है। हैव बीन नहीं होना चाहिए। और हैव कब होता है? हैव होता है जब फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो और प्लूरल फॉर्म हो, उससे क्या होता है? हैव बीन। तो नीतू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके बाद हैव बीन तो नहीं होना चाहिए, इसके बाद हैज बीन होना चाहिए। ओके, तो ये गलत है, नीतू हैव बीन नहीं होगा। और बाकी जो सेंटेंस है सिंस कब बैठता है? सिंस बैठता है जब पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब सिंस बैठता है। तो 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये सही है। अगर 10 आवर्स होता तो 4 हो जाता, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम होता। तो यहाँ सिंस 10 o'clock है, ये तो सही है। तो गलत क्या है? गलत नीतू हैव बीन नहीं होना चाहिए, नीतू हैज बीन होना चाहिए, क्योंकि नीतू सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद हैज बीन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम का मतलब क्या है? विलोम शब्द। तो सेंटेंस क्या है? हर डॉग, उसका कुत्ता कैन क्लाइम अंडर फेंस, बाड़ के नीचे चढ़ गया। उसका कुत्ता बाड़ के नीचे चढ़ गया। तो अंडर का मतलब क्या है? अंडर का मतलब नीचे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ओवर का मतलब क्या है? ओवर का मतलब ऊपर। तो नीचे ऊपर, ये तो हो जाएगा आंसर, एंटोनिम हो जाएगा। अंडर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो बाकी जो ऑप्शन है सिंक का मतलब क्या है? डूबना, तो ये नहीं होना चाहिए। बिहाइंड का मतलब क्या है? बिहाइंड के मतलब पीछे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और बीनेथ का मतलब क्या है? बीनेथ का मतलब नीचे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो सिनोनिम हो जाएगा अंडर का, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अंडर का एंटोनिम हो जाएगा ओवर। Select the incorrectly spelled word in the given sentence. Incorrectly spelled word पूछा गया है। The village beggars no longer ill at AC in gathering of glittering dignitaries sat in their assigned rows and joked with vegetarian Brahmin apprentice. पहले इस सेंटेंस का मतलब जानते हैं। गांव के जो बेगर है वो नो लॉन्गर इल एट एसी मतलब अनकंफर्टेबल। इल एट एसी एक इडियम है, इसका मतलब अनकंफर्टेबल। तो जो अनकंफर्टेबल नहीं है, नो लॉन्गर इल एट एसी इन गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्निटरीज, चमकते हुए गण्यमान्य व्यक्ति की सभा में जो अनकंफर्टेबल नहीं है, दैट इन देयर असाइन्ड रोज, वो बैठता था कहाँ? उसके निर्धारित जो रोज है, पंक्तियों, उस पंक्तियों में बैठता था। एंड जोक विद वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिस, और जो शाकाहारी ब्राह्मण अप्रेंटिस प्रशिक्षु है, उसके साथ मजाक करता था। तो इस सेंटेंस में विलेज तो सही है, बेगर सही है, नो लॉन्गर सही है, एसी एट एसी सही है, गैदरिंग से, ग्लिटरिंग ये गलत है। एक्चुअली ग्लिटरिंग का सही स्पेलिंग है GLITTERING, ग्लिटरिंग, चमकते हुए। तो यहाँ क्या है? GLIT सिंगल टी है और डबल आर हो गए, तो ये डबल टी और सिंगल आर होना चाहिए। तो GLITERR ये नहीं होना चाहिए, GLITTERING होना चाहिए। तो ग्लिटरिंग गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, select the option that expresses the given sentence in passive. तो सेंटेंस एक्टिव में है और एक्चुअली वर्ब एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है
और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द फाइनेंशियल रिजल्ट, ए ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव को पैसिव करने में सबसे पहले जो करना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट को, एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट में ट्रांसफर करना होगा। तो द फाइनेंशियल रिजल्ट पहले आएगा, द फाइनेंशियल रिजल्ट। तो फाइनेंशियल रिजल्ट हो गया। उसके बाद विल है, विल एक्टिव से पैसिव होने के बाद विल बी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद अनाउंस है, अनाउंस का V3 फॉर्म अनाउंस्ड होगा, ANNOUNCED, अनाउंस्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय बैठेगा, द प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनीज बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, DIRECTORS। उसके बाद जो बचा कुछ है वो बैठ जाएगा एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो यहाँ होगा एट द एनुअल मीटिंग टुमारो, TOMORROW। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल रिजल्ट विल हैव बीन तो नहीं होना चाहिए। हैव बीन कब होता है, जब विल शैल हैव होता है तब विल और शैल हैव बीन होता है, तो ए नहीं होगा, ए गलत है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है द फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर तो नहीं होना चाहिए, विल है तो विल भी होगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन क्या है, कंपनीज बोर्ड अनाउंस, ये तो एक्टिव है तो नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो, ए सही आंसर है, ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। तो फर्स्ट अगर हम अगर लास्ट से देखें तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो फर्स्ट जो है पार्टिसिपेंट्स, ये तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो ईज कब क्यों होगा, यहाँ आर होना चाहिए, तो पार्टिसिपेंट आर होना चाहिए, तो ईज, तो ये तो गलत है। ए पार्टिसिपेंट्स कभी नहीं होता, ए पार्टिसिपेंट होता है, तो ये भी गलत है। और दूसरा जो है पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन, पार्टिसिपेंट्स है तो हैज तो नहीं होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और फर्स्ट जो ऑप्शन है पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, तो ए आंसर हो जाएगा, आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट। नंबर 6, select the most appropriate antonym। एंटोनिम पूछा गया है of the underlined given ordinal word in the given sentence। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है हेनरी इज सो सर्वाइल। अगर सर्वाइल का मतलब है, सर्वाइल का मतलब जिसमें दूसरों को सेवा करने की प्रबल इच्छा है, जिसमें दूसरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा है, वो उसको सर्वाइल है। और एक्चुअली क्या है, सर्वाइल गुलामीगिरी का नेचर है, जिसको स्पिरिट ऑफ सर्वेंट, जिसमें स्पिरिट ऑफ सर्वेंट है और गुलामीगिरी का नेचर है, वो सर्वाइल है। तो हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो सर्वाइल है जो उसका एंटोनिम में बिलोंग शब्द क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है उद्धत, एरोगेंट का मतलब उद्धत, जिसका हेकड़ है, अहंकार है, तो ए हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा है सिपिस का मतलब शर्मीला, सिपिस का मतलब क्या है, शर्मीला और बेवकूफ, तो ये भी नहीं होगा। बिकरिंग का मतलब कलह प्रिय, तो ये भी नहीं होगा। कानिंग का चतुर। और सर्वाइल का जो सिनोनिम होगा, सर्वाइल का सिनोनिम होगा वो होगा, और सर्वाइल का जो सिनोनिम होगा वो होगा हम्बल, HUMBL, हम्बल, मीक और क्लेविस, ये सिनोनिम होगा। और एंटोनिम पूछा है तो एरोगेंट आंसर हो जाएगा। Question number 7, select the option that can be used as on-odd substitute for the given group of words. A thing fit to eat. इसका मतलब खाने योग्य वस्तु। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या है, एलिजिबल का मतलब किसी चीज पाने और करने का योग्य, किसी चीज पाने और करने का योग्य, तो ये तो नहीं होगा, खाने से कोई मतलब नहीं है। और डाइजेस्टेबल, इसका मतलब क्या है, डाइजेस्टेबल का मतलब जो पचन योग्य,
वसुपत जो है तो ए नहीं होगा। क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब जो चिकित्सा योग्य, जो चिकित्सा योग्य है उसको क्यूरेबल कहता है, तो ए भी नहीं होगा। एडिबल हो जाएगा कि एडिबल का मतलब है थिंग टू ईट, खाने योग्य, तो आंसर ए थिंग फिट टू ईट हो जाएगा एडिबल। और क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम पूछा गया है, तो इडियम क्या है, लीली लिवर्ड, लीली लिवर्ड, और इसका मतलब है लैकिंग करेज, इसका मतलब है लैकिंग करेज, इसका मतलब है लैकिंग करेज, और साहस की कमी और कायरता, साहस की कमी और कायरता, लैकिंग करेज। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या है, साहसी, तो ये भी नहीं होगा। कॉमिकल का मतलब हास्यपूर्ण, तो ये भी नहीं होगा। नॉट ब्रेव, ये आंसर हो जाएगा, इसका मतलब कायर। नॉट ब्रेव का मतलब साहसी नहीं है जो, तो ये आंसर हो जाएगा। और नॉटी का मतलब है शरारती, तो ये नहीं हो रहा होगा। तो लिली का जो लिली वर्ड का इडियम है वो होगा नॉट ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेलस, तो जेलस का मतलब क्या है, जेलस का मतलब ईर्ष्यान्वित, जेलस का मतलब ईर्ष्यान्वित, और दूसरा जो मीनिंग है किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक उत्साह, किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक उत्साह, वो उसको जेलस कहता है, किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक उत्साह। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या है, एंथुजियास्टिक का मतलब उत्साह, तो ये आंसर हो जाएगा आराम से। और जो सेकंड ऑप्शन डिटैच, अलग करना, तो ये नहीं होगा, अलग, तो ये नहीं होगा। एपैथेटिक और इंडिफरेंट इसका सेम मीनिंग है, इसका मतलब है उदासीन, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. She had an ability to persuade others. उसमें दूसरों को मनाने की क्षमता थी, वो उसमें दूसरों की मनाने की क्षमता थी। परसुएड का मतलब दूसरों की मनाना, दूसरों को मनाना। और यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है हल्ड, हल्ड का मतलब स्टॉप, तो ये भी नहीं होगा। सप्रेस का मतलब दबाना, तो ये नहीं होगा। आउटर का मतलब के उल्लंघन करना, तो ये नहीं होगा। इम्प्रेस हो जाएगा, इम्प्रेस का मतलब। और जो फोर्थ ऑप्शन है इम्प्रेस, इम्प्रेस हो जाएगा। इम्प्रेस का मतलब क्या है, इम्प्रेस का मतलब मेक समवन फील रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, मेक समवन फील रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, किसी को अपनी जो प्रशंसा उसको महसूस करना, किसी को अपनी प्रशंसा का महसूस करना, तो इम्प्रेस करना। तो परसुएड का मतलब इम्प्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है we must remember that what we teach our children. हमने अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, हमने अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो उनमें विकसित होता है। इनकुलकेट का मतलब मन में बिठाना। ओके, तो यहाँ एंडेंजर का मतलब है, एंडेंजर का मतलब जोखिम में डालना, तो ये नहीं होगा। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, ये भी नहीं होगा। इंस्टिल का मतलब है, इंस्टिल का मतलब दिमाग में बिठा देना और विकसित करना और चिंता पर प्रभाव फैलना, तो ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, select the option that can express the given sentence in passive. इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस एक्टिव में है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट है एनी बेटर चॉइस, एनी बेटर ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो एनी बेटर चॉइस, एनी बेटर चॉइस पहले आएगा, एनी बेटर चॉइस। उसके बाद वुड, वुड क्या होता है, वुड होता है वुड बी, तो वुड नॉट है तो वुड नॉट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड नॉट बी, वुड नॉट बी। तो रिसीव का भीतरी फॉर्म क्या है, रिसीव का भीतरी फॉर्म रिसीव्ड है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय बैठेगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। उसके बाद जो बचा कुचा है वो बैठ जाएगा, देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, than this from anywhere, than this from anywhere। तो आंसर हुआ एनी बेटर चॉइस वुड नॉट बी रिसीव्ड बाय हिम than this from anywhere।
तो ए आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनी बेटर चॉइस वुड नॉट बी रिसीव्ड बाय हिम देन दिस फ्रॉम हियर, तो फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, तो यही आंसर हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वुड नॉट हैव तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हैव तो नहीं है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, शुड तो नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वुड हैव बीन भी नहीं होना, तो ए आंसर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। Question number 13, select the most appropriate and synonym of the given word। synonym पूछा गया है। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन क्या है, फेबल। फेबल का मतलब क्या है, फेबल का मतलब कमजोर। इसका synonym क्या होगा, इसका synonym होगा फ्रैगल, FRAGIL, फ्रैगाइल होना चाहिए। इसका synonym क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। और इसका synonym क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ओके, तो इस सेंटेंस में फेबल का सिनोनिम क्या होगा, इस सेंटेंस में फेबल का सिनोनिम फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अनहीलफुल, असावधानता। जो असावधान है, असावधान अनहीलफुल है, तो इस ये तो नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो एंटोनिम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब शक्तिशाली। तो वीक, वीक का मतलब कमजोर, तो ए आंसर हो जाएगा। फेबल का क्या आंसर हो जाएगा, वीक। और बेनफुल का मतलब अभी सब तो ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा वीक। Question number 14, select the correct spelling of the underlined word। They denied having any association with the terrorist। तो इस सेंटेंस में एसोसिएशन जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ASSOCIATION होना चाहिए। तो ASSOCIAS नहीं होना चाहिए, T होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ASSOCIAS करेक्ट है, ASSOCIATION। Question number 15, select the most appropriate meaning of the underlined idiom। idiom पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पूजा tried to explain the problem। पूजा ने to explain the problem but soon she tied herself in the knots। पूजा ने समस्या समझाने की कोशिश की, बट soon she tied herself up in the knots। बट जल्दी वो खुद को उलझा दिए। तो tied herself up in the knots इसका मतलब है इसका मतलब become confused, कंफ्यूज कर देना और असमर्थ करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करने में असमर्थ करना। तो कंफ्यूज हो जाना इसका मतलब है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बी फोर्स टू एक्सप्लेन, ये तो नहीं होना चाहिए। बिकेम वेरी कंफ्यूज, तो ये हो जाएगा। बिकेम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, ये तो नहीं होना चाहिए। नंबर 16, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंस है, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में ले आना होगा और टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होगा। तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका मीनिंग क्या है, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। बिहार और केंद्रीय भारत में, पर्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिला में, हैड स्मेल्टर्स, लोहा गलवाने वाला है, दैट यूज लोकल डिपोजिट ऑफ ओर, जो कच्ची लोहा का भंडार है स्थानीय, उसको उपयोग करता है। टू प्रोड्यूस आयरन, लोहे उत्पादन के लिए। ओके, व्हिच वाज वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द इम्प्लीमेंट्स टूल्स ऑफ डेली यूज, जो व्यापक रूप से यूज होता है, उपयोग होता है टूल्स निर्माण के लिए। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है द स्मेल्टिंग वाज डन, लोहे गलवाने के काम कौन करता है, बाय मेन, पुरुषों, व्हाइल वुमेन वर्क ऑन बेलोज, जबकि वुमेन व पुरुष महिलाओं क्या करता है, महिलाओं धोखने की काम करता है। पंपिंग एयर, हवा भरने की काम करता है। दैट केप द चारकोल बर्निंग, जो चारकोल को जलते हुए रखते हैं, तो चारकोल को जलते हुए रखते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 9th सेंचुरी। जो आयरन स्मेल्टिंग है, लोहे गलवाना भारत में एक आम था, बेहद आम था टिल द एंड ऑफ 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी का अंत तक, 19th सेंचुरी के अंत तक लोहे गलवाना के काम भारत में एक आम था, आम मैटर था।
और ऑप्शन नंबर डी के है प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड, जो वुड स्टील का उत्पादन है उसके लिए रिक्वायर्ड आपका मतलब क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक है का, हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक को आपका मतलब है ऑफ रिफाइनिंग आयरन, लोहे को रिफाइन करने के लिए, लोहे को रिफाइन करने के लिए उसके बाद स्टील प्रोडक्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत है। तो अगर हम ये चारों ऑप्शन को देखें तो यहाँ से इंट्रोडक्शन जैसा सेंटेंस कौन है, तो इंट्रोडक्शन जैसा सेंटेंस होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील के प्रोडक्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक जरूरत है। तो फर्स्ट कौन आएगा, तो फर्स्ट आएगा ऑप्शन डी। ओके, उसके बाद अगर देखें तो ये आ जाएगा जी, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, और पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद इंडिया में आ गया, इंडिया में क्या है, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया, भारत में लोहा गलमानी वाज एक्सट्रीमली कॉमन, बेहद आम था टिल द 19th सेंचुरी तक। तो ये उसके बाद जी के बाद सी आ जाएगा, डी के बाद क्या होगा, सी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए और बी है, तो उसके बाद ए और बी है, तो उसके बाद ए आ जाएगा इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया हर जिला में हैंड स्मेल्टर लोहा गलमाने वाला है, जो स्थानीय जो कच्चे लोहा का भंडार है उसको यूज करता है, तो ए आ जाएगा। तो डीसी का बाद ए आ जाएगा, डीसी के बाद क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद बाकी क्या है, बाकी स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन, स्मेल्टिंग किस पुरुषों का द्वारा होता था, और व्हेन वुमेन ऑफ्टन बिलो, धोखने काम करता है वुमेन, ठीक है जी। तो डीसी बी ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड ऑर्डर। तो फिर से रीअरेंज पूछा गया है, रीअरेंज ऑफ पैराग्राफ। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग अमाउंट अंटिल ही हैड वेट अप टू 1000 पाउंड्स। वो मात्रा बढ़ाने की जो प्रयोग वो तब तक दोहराता था जब तक उनका वजन 1000 पाउंड तक नहीं हो जाता था। वो मात्रा बढ़ाने का प्रयोग तब तक दोहराता था जब तक उनका वजन 1000 पाउंड हो जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग ये है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 में आयरन फाउंडरीज इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट, आयरन जो फाउंडरीज है वो स्थित थे सुदूर जिले में, वर ऑफन विजिटेड बाय, जहां ए थिन मिडिल एजेड मैन विथ नोटबुक, जहां एक दुबला पतला सा मिडिल आयु वर्ग का व्यक्ति नोटबुक लेकर जाते थे। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 का मीनिंग। ऑप्शन नंबर 3 कॉर्डन्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्शन, निर्देशन की तहत अगली बार 3 कढ़ाई तैयार की गई। और ऑप्शन नंबर डी का मीनिंग क्या है, ही वुड वेट आउट 2 पाउंड ऑफ आयरन, वो 2 पाउंड की लोहे तोलते थे, और हैव देम हीटेड, और उसको तब तक गर्म करते थे जब तक दे वर रेड हॉट, जब तक वो लाल नहीं हो जाता था, और देन वेट देम अगेन, उसके बाद फिर से तोलते थे। ओके, तो ये है 4 ऑप्शन। अगर हम इस चार सेंटेंस में इंट्रोडक्शन जैसा सेंटेंस खोजे तो ये हो जाएगा बी। During 1717, iron founders in remote district were visited by a thin middle-aged man with a notebook. 1717 में जो आयरन फाउंडर है वो सुदूर जिला में स्थित थे। वहाँ एक दुबले पतले से मिडिल आयु वर्ग व्यक्ति नोटबुक लेकर जाते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा।
उसके बाद हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 cauldrons were next prepared under the direction। उसके निर्देशन के तहत अगली बार 3 कढ़ाई तैयार होती थी। तो उसके बाद सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा डी। He would wait out। वो 2 पाउंड की लोहे को तोलते थे। have them heated them। उसको गर्म करते थे, तब तक गर्म करते थे till they were red hot। लाल ना हो जाए। और wait them फिर से तोलते थे। ओके, तो बी सी तो क्या हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा। और फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। he repeated experiment। वो इसको तब तक करते थे, दोहराते थे जब तक he had weight up to pounds। जब तक वो 1000 पाउंड की नहीं हो जाते। तो बी सी डी ए हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन क्या है? बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19। सी इज डैश ए पीकॉक इन ब्लू सटिन साड़ी। ब्लू सटिन साड़ी में वो पीकॉक जैसे देखती थी, पीके जैसे देखती थी। और तो यहाँ वेरी ब्यूटीफुल एज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ब्यूटीफुल एज ए होना चाहिए। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो ये भी हो सकता है सो ब्यूटीफुल एज। सो ब्यूटीफुल एज अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ए होगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ए होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वेरी ब्यूटीफुल एज तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन सो ब्यूटीफुल एज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ए भी कट जाएगा। तो एज ब्यूटीफुल एज हो जाएगा, ब्यूटीफुल लाइक ए नहीं होगा। नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम पूछा गया है टू फिल इन द ब्लैंक। द हंटर डॉग्स, शिकारी कुत्तों ने फॉलोड द हाइनास। द हाइनास पीछा किया। हाइनास का क्या पीछा किया? फर्स्ट ऑप्शन समझ, तो ये नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन सेंस, गंध, तो ये हो जाएगा। सेंस का मतलब तो कुछ नहीं। और सेंस का मतलब है, सेंस का मतलब मॉनिटरी यूनिट। तो ए मॉनिटरी, मॉनिटरी यूनिट, तो सेन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सेन। मैंने शिकारी कुत्तों ने हाइना की गंध को पीछा किया, तो ये हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन एक क्लोज टेस्ट है। ये क्या है? एक क्लोज टेस्ट है। ये क्या है? क्लोज टेस्ट। तो इन दिस पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ये पैसेज कुछ शब्द को डिलीट किए गए हैं। फिलिंग the blanks with the help of alternative given and select the most appropriate option for each number. Human life is dash a unique blessing which in turn depends on dash of self। तो ह्यूमन लाइफ को माना जाता है एक अनोखा वरदान की तरह, जो निर्भर करता है स्वयं की क्या। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्सिडरिंग तो नहीं होना चाहिए। टू कॉन्सिडर भी नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सिडर हो सकती है, तो कॉन्सिडर तो नहीं होगा, कारण ये तो V3 नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन लाइफ इज कॉन्सिडर्ड। ह्यूमन लाइफ को माना जाता है एक अनोखा वरदान व्हिच इन टर्न डिपेंड्स, जो निर्भर करता है स्वयं की क्या, स्वयं की वीकनेस, दुर्बलता, ये तो नहीं होगा। नोन, ये भी नहीं होगा। अवेयरनेस हो जाएगा। अवेयर तो नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक ब्लेसिंग व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। ह्यूमन लाइफ को, मानव जीवन को एक वरदान माना जाता है जो निर्भर करता है अपने स्वयं की जागरूकता पर। He who is not aware of the self, जो अपने स्वयं का जागरूक नहीं है, can neither have peace, उसको तो शांति नहीं मिलेगा। nor can he foster, नहीं वो बढ़ावा दे सकता है peaceful existence, शांतिपूर्ण अस्तित्व का। ओके, तो we have to link our God। हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए हमारा जो आत्मा है उसको गॉड के साथ, भगवान के साथ, और बॉडी विथ फिजिकल ऑर्डर ऑफ एक्सिस्टेंस, जो शरीर है उसको संसार के साथ जोड़ना चाहिए।
दैट्स फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। तो इस ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में सीन्स फ्रॉम एज पर फॉर। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ तो सीन्स होना चाहिए। सीन्स फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। जबकि क्योंकि जो निराकार भगवान अदृश्य है नंगी आंखों के सामने, और माइंड ओपन वंडर्स, हमारा मन भटकती है, व्हेन एवर इट गोज, वो जहां जाती है भटक जाती है। That's we are unable to develop any love for divine। तो ऑप्शन 4 में क्या है? तो ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 में क्या है? ऑप्शन 4 में है एज ए रिजल्ट, एज ए रिएक्शन, कॉजिंग, रीजन। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए फलस्वरूप, यह होना चाहिए कि फलस्वरूप। तो यहाँ होना चाहिए फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट होना चाहिए। एज ए रिजल्ट वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन। फलस्वरूप that formless God is invisible to the naked eye, और माइंड ओपन वंडर्स व्हेनेवर इट गोज। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए क्योंकि, जबकि। तो यहाँ होना चाहिए सिंस होना चाहिए। सिंस फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। फॉर्मलेस गॉड, निराकार गॉड, निराकार ईश्वर नंगी आंखों में नहीं दिख जाता है। तो और माइंड ओपन वंडर्स व्हेनेवर इट गोज। तो यह होना चाहिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सीन से फॉर्म है एज पर और फॉर। तो सीन्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सीन्स हो जाएगा। सीन्स फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। सीन्स निराकार ईश्वर नंगी आंखों पर अदृश्य है। तो आवर माइंड ओपन वंडर्स, हमारा जो मन है वो भटक जाता है, व्हेनेवर इट गोज, वो जहां जाता है। That's we are unable to develop any love for divine। तो इसका फलस्वरूप क्या हो जाता है? इसका फलस्वरूप हम ईश्वर के प्रति जो प्रेम विकसित करने में असमर्थ रहते हैं। तो ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में क्या होता है? असमर्थ रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन एज ए रिजल्ट। तो यही हो जाएगा आंसर, बाकी तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट। तो यह हो जाएगा एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन। फलस्वरूप हम लोग असमर्थ रहते हैं इस सब के प्रति प्रेम निदर्शन में विकसित करने में। एंड रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस। धर्म जो स्वर्ग की श्वेत रोशनी की तरह क्या होता है? डैश। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ब्रेक इनटू तो नहीं होगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ब्रेक इनटू नहीं होगा, ब्रेक टू नहीं होगा, ब्रेक फ्रॉम नहीं होगा, ब्रेक्स इनटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? ब्रेक्स इनटू हो जाएगा, क्योंकि रिलीजन सिंगुलर है। तो रिलीजन लाइक व्हाइट लाइट ऑफ हेवन, स्वर्ग के श्वेत रोशनी की तरह धर्म क्या होगा? मल्टी कलर्ड जो फ्रैगमेंटेशन टूट जाता है। रिलीजन धर्म स्वर्ग के श्वेत रोशनी की तरह टूट जाता है मल्टी कलर्ड और बहुरंगी खंडन में बाय द प्रिज्म ऑफ मैन, मनुष्यों को बीच में और लूजेस ग्रेविटी, और क्या होता है? और जो गुरुत्वाकर्षण है वो खो देता है। तो ए क्वेश्चन हो गए, और बाकी जो है इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग इट बिकम्स अ मेजर डिफाइंड फोर्स, ये तो क्वेश्चन नहीं, तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।